Hello, guys, welcome back to Visual Learning Platform Beyond Books Education. This is your science teacher ध्रुमिल ठक्कर और आज हमारे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10, जिसमें हम अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स हमें किस तरह से मिलती है, कहाँ से मिलती है, किस तरह हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन सब प्रोसेसेस के बारे में हम आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो पहले शुरुआत करते हैं हमारे अकरेंस ऑफ मेटल, जो हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों, अगर हम अर्थ को लेयर्स में डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टोटल 5 लेयर्स। जो आपको राइट साइड एक पिक्चर है उसमें दिख रहा होगा, दैट इज़ क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। इस 5 लेयर में हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं। हमें जो मेटल्स मिलती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में से मिलती है और सी वाटर में से मिलती है। मेटल्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें जो मेटल चाहिए वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, बिकॉज मेटल्स हैव देयर रिएक्टिविटी कैपेबिलिटी। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिव है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, वो हमें इस तरह से मिल सकती है प्योर फॉर्म में, बट स्टिल वी हैव टू रिफाइन दैम। अब बात आती है मिनरल्स एंड ओर्स की। मेटल्स, जैसा मैंने कहा कि हमें कंबाइंड स्टेट में मिलती है। जो स्टेट में मिलती है, जो एक नेचुरल फॉर्म है, उसे हम मिनरल्स एंड ओर कहते हैं। मिनरल्स ऐसे नेचुरल मटेरियल हैं जहाँ पे मेटल्स उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी मेटल्स होती है मिनरल के अंदर, जैसे एल्यूमिनियम, दैन आयरन, दैन कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारी मेटल्स हमें एक ही मिनरल के अंदर मिल जाती है। लेकिन ओर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओर, राइट? ओर का मतलब क्या होता है कि चलिए मान ले हमारे पास एक बॉक्साइट ओर है। अब उस बॉक्साइट ओर में से हमें एल्यूमिनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा मिलती है। यानी कि ओर का मतलब ये होता है कि ऐसे मिनरल्स जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मेटल का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। दूसरी मेटल्स भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती है, वैसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हमें रॉक सॉल्ट में से मिलता है, तो वहाँ पे सोडियम का जो परसेंटेज है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत हाई है। सेकंड बात करें एल्यूमिनियम की, बॉक्साइट ओर में से मिलता है। मैंगनीज की, देन पायरोल्यूसाइट इसमें से मिलता है। जिंक, देन कैलेमाइन एंड जिंक ब्लेंड में से मिलता है, राइट? तो ओर्स क्या है? ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज या तो कॉन्सेंट्रेशन दूसरी मेटल के कंपैरिजन में, दूसरी इम्प्योरिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत हाई है। तो ये होते हैं मिनरल्स एंड ओर्स। अब बात करते हैं हम इन ओर्स में से और मिनरल्स में से कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे पर्पस के लिए। सबसे पहले तो जो मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं, यूज़ करते हैं, निकालते हैं, उससे एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस जुड़ी हुई है, राइट? हमें रिफ़ाइन करना पड़ता है, उसको कैल्शिनेशन करना पड़ता है, रोस्टिंग होता है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। हमें पता करना होता है कि कौन सी मेटल में जो इसका मतलब मिनरल है वो कौन सी मेटल का परसेंटेज बहुत हाई कैरी कर रहा है। नंबर 2 है कि हमें इस कॉन्सेंट्रेशन को मेटल, प्योर मेटल में हमें कन्वर्ट करना है, एंड देन वी हैव टू रिफाइन दैट मेटल फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब ओर के अंदर मेटल के साथ साथ बहुत सारी सैंड होती है, रॉकी मटेरियल होता है, अर्थी पार्टिकल्स होते हैं, लाइमस्टोन्स, माइका एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। मेटल के अलावा की जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, हम ऐसा कह सकते हैं, जिनको गैंग्यू कहते हैं हम, राइट? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कंटेन्स मेटल प्लस गैंग्यूस, राइट? नंबर 2 स्टेप इज़ कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछ सकते हैं 4 मार्क में, राइट? तो चलिए अब ये समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को हमें मेटल में कन्वर्ट करना है, तो
उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से हमें प्रोसेसेस को क्लासीफाई करना होता है। रिएक्टिविटी 3 प्रकार की होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारी हाईली रिएक्टिव मेटल है। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड जो एक कंपाउंड है, उसमें से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर मोल्टेन NaCl यानी कि जो लिक्विड फॉर्म होता है NaCl का, उसको डाला जाता है। 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं, 1 फॉर एनोड 1 फॉर कैथोड, और बैटरी को कनेक्ट करके जैसे ही पावर सप्लाई ऑन करते हैं वैसे ये NaCl डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। सोडियम जो पॉजिटिव आयन कैरी करता है विल अट्रैक्ट द कैथोड, राइट, और क्लोरीन जो नेगेटिव आयन कंटेन करता है वो एनोड के पास इकट्ठा होगा। तो इस तरह से हम NaCl में से Na यानी कि सोडियम को हम अलग कर सकते हैं। और इसी तरह से पोटेशियम को, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम इस मेथड से यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, जैसे कि जिंक, आयरन, टीन, लीड एक्सेट्रा। इनको हम सबसे पहले तो हीट देते हैं, कैल्शिनेशन या रोस्टिंग, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है या तो सल्फाइड कंपाउंड है। और उसके बाद जो ऑक्साइड फॉर्म हमें मेटल का मिलता है उसे कार्बन या सोडियम के साथ रिड्यूस किया जाता है। जो यहाँ पे हमें 2 मेथड्स दी है, सल्फेट्स या कार्बोनेट के फॉर्म में हमें मिलता है। उसके बाद हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन फॉर कार्बोनेट कंपाउंड वी यूज़ कैल्सिनेशन एंड फॉर सल्फेट कंपाउंड वी यूज़ रोस्टिंग, राइट। सबसे पहले कैल्सिनेशन की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट के कंपाउंड के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एब्सेंस ऑफ एयर बिल्कुल भी नहीं होती, हम उसे हीट देते हैं। तो होता क्या है कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों डीकम्पोज होते हैं, राइट। हमें जिंक कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन मिलता है जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से। अब इसके बाद आते हैं रोस्टिंग के। अब रोस्टिंग में भी क्या होता है, स्ट्रांगली हीट दी जाती है, लेकिन पार्शियली हम एयर को देते हैं। बहुत लेस अमाउंट ऑफ एयर इज़ गिवन टू दिस प्रोसेस। जहाँ पे जिंक सल्फेट के फॉर्म में है उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन दिया जाता है या तो थोड़ी सी एयर दी जाती है, जहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे जो हमें जिंक ऑक्साइड मिला है दोनों केसेस में, उसे रिड्यूस किया जाता है विथ कार्बन और सोडियम। जैसे रिड्यूसिंग विथ कार्बन, अब यहाँ पे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अपने साथ वो कंबाइन कर लेगा, यानी कि हमें मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। जैसे मान लो कैलेमाइन ओर, जैसे मैंने आगे बात की थी कि कैलेमाइन ओर देन जिंक ब्लेंड ओर, इसमें से हमें जिंक मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओर में से हम हीट देकर यानी कि कैल्शिनेशन या तो रोस्टिंग करके हम जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। जिंक ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं कार्बन के साथ, एंड देन वी विल गेट जिंक मेटल इन द प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म इट मीन्स कि जो इम्प्योरिटीज़ थी कार्बोनेट कंपाउंड की और ऑक्साइड कंपाउंड की वो नहीं है, हमें स्टिल वी हैव टू रिफाइन दिस जिंक मेटल टू यूज़, ओके। तो ये 5 स्टेप इन्वॉल्व है, राइट। अब बात करते हैं रिफ़ाइन करने की। रिफ़ाइन करने के लिए हमें उनको क्या करना होता है, एक थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमने सबसे पहले देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लो हमें कॉपर एज इन जो मेटल है उसे प्योरीफाई करना है, तो सबसे पहले तो हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ये शायद आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, राइट। इम्प्योर जो कॉपर होता है, इम्प्योर कॉपर, उसको हम एज एनोड लेते हैं, और जो प्योर कॉपर होता है उसको एज कैथोड लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन भरा जाता है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ एनोड पे है वो सारी एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाती है, और हमें जो एक इम्प्योर कॉपर है, राइट, जो एनोड, वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है। अब आगे हमने बात करी थी कि लो रिएक्टिविटी जो
मेटल्स होती है उनको भी हम कैल्सिनेशन से ही या तो रोस्टिंग से ही हम ज़्यादातर उन्हें प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन लो रिएक्टिव मेटल्स के केस में कार्बोनेट कंपाउंड बहुत ही कम मिलते हैं, ज़्यादातर हमें सल्फाइड कंपाउंड ही मिलते हैं। इस वजह से हम रोस्टिंग का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इस क्लासिफिकेशन से आपको बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ओर है, फोकस ऑन द टॉप पॉइंट, राइट। ओर है, ओर का कॉन्सेंट्रेशन हमने पता किया कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो वी विल सी कि या कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है। अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्शिनेशन, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग। और यहाँ से हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं कार्बन या तो सोडियम के साथ और हमें फिर से इम्प्योर मेटल मिलती है, जिसको रिफाइन करके हम प्योर मेटल पा सकते हैं। अगर हमें पता लगता है कि लेस रिएक्टिव मेटल है और सल्फाइड ओर है तो वी विल यूज़ रोस्टिंग। वहाँ से हमें इम्प्योर मेटल मिलती है जिसको हम रिफाइनिंग करते हैं या तो ये हमें रिड्यूस भी करना पड़ता है, देन आफ्टर वी विल रिफाइन इट और हमें इस तरह से प्योर मेटल मिलती है। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दी हुई है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 from the next part. Okay, so stay tuned and stay connected with us. Subscribe to our channel. Thank you for watching.